सर आई हैव गॉट टू लर्निंग लेसन्स। जो मैंने पहला सीखा ये कि जब आपकी इंजरी हुई तब भी आपके दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ है कि इट कुड हैव बीन वर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर कोई चीज़ ऑटोमेट हो सकती है, अगर रेपिटेटिव है तो उसे ऑटोमेट कर देना चाहिए। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। जिंदगी जब जब आपको थप्पड़ मारे या पत्थर फेंके या स्ट्रगल कराए या कुछ ऐसी अनहोनी कर दे कि आपको लगे अब मेरे साथ क्या होगा, तो तब शायद ये जर्नी आपको याद आए। एंड इसके लिए मैं प्लीज़ वेलकम करता हूँ प्रशांत ज्ञान सर को। सर मेरे ही कॉलेज दैट इज़ MERI कोलकाता के सीनियर हैं। पास्ड आउट फ्रॉम MERI कोलकाता इन द ईयर 2003, जॉइंड इन 99 थिंकिंग कि मैं मर्चेंट नेवी मरीन इंजीनियर बनूंगा। 2003 के अंदर जब SCCW कोर्सेज करते हैं और उसमें कोर्सेज के दौरान रॉकेट हैंड फ्लेयर दिखाया जा रहा था, तो एक्सीडेंटली एक रॉकेट हैंड फ्लेयर सर की लेफ्ट आई को जाके इंजर किया और ज़िंदगी भर के लिए सर की लेफ्ट आई डैमेज हो गई। उसके बाद लाइफ टर्न्ड अराउंड एंड व्हाट हैपेंड, आज सर ने क्या क्या किया है उस उतने टाइम के अंदर सर के थ्रू जानते हैं। सर पहले तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। बेसिक शुरू करते हैं सर। आपने पहली बात बताई कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों की थी? मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कारण था कि रैंक जो था IIT JEE वाले एग्ज़ाम में उसमें बहुत बढ़िया आया नहीं था मेरा, और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे नहीं उस समय उस रैंक पे, तो द ओनली ऑप्शन अवेलेबल वाज मर्चेंट नेवी, सो आई पिक्ड इट अप। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना से रहते हैं, पटना, बिहार, पटना के। सर बेसिकली बिहार पटना से कि पटना के आसपास कोई एक एरिया? पटना मतलब बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है काफ़ी। पटना से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और झारखंड बॉर्डर के पास में पड़ता है। मैं वहीं से हूँ। तो आपकी स्कूलिंग वहीं से रही है? नहीं, मेरी स्कूलिंग मोस्टली पटना से हुई है। पटना से हुई है। तो 11th 12th वहाँ से करके IIT? मैं 10th तक पटना में था और +2 मेरा DPS बोकारो में था। DPS बोकारो से किया। सर MERI कोलकाता से निकलते निकलते आपने मुझे बातों बातों बताया दैट यू वर वेरी गुड एट कंप्यूटर्स। तो शुरू से था आपके अंदर कि आप कंप्यूटर्स में अच्छे थे, कि ये शौक आपको कॉलेज में जाके डेवलप हुआ कि C++ अच्छे से आता है एंड ऑल दोस थिंग्स? कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट कॉलेज में जाने से पहले से था और थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज़ करने मुझे आता था। कॉलेज का जो करिकुलम था कंप्यूटर साइंस का, वो मुझे पहले से पता था, मतलब उतना लेवल तक मुझे आता था कॉलेज को पहले भी। तो आपको था, तो आपको कॉलेज में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी कंप्यूटर्स में? नहीं, कंप्यूटर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया था? मेरा एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में प्लेसमेंट हो गया था। यू आर वेरी हैप्पी। आपने सोचा था कुछ साल सेलिंग करूंगा और फिर जो आपका शौक था, जिसके लिए आप पैशनेट था, उस कंप्यूटर आप उसमें एंट्री लेंगे, राइट सर? फिर सर उस दिन हुआ क्या एक्चुअली, जब ये जस्ट इन 2 सेंटेंसेस आप बता पाएं कि? पर्सनल सेफ्टी सर्वाइवल टेक्निक्स का कोर्स था। उसमें हम लोग को लैब में पहले तो कुछ वीडियो वगैरह दिखाते हैं और फिर लैब ले जाते हैं। लैब में इंस्ट्रक्टर बताया था कि ये सारा जो है पीसेस डमी है, डमी पीसेस है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। और वहाँ पे ही हम लोग कुछ 15-20 लोग थे, जिसमें कि ट्रिगर हुआ और बेसिकली ट्रिगर के कुछ सेकंड के बाद वो बर्स्ट करता है। तो मेरे हाथ में जब आया तो बर्स्ट किया, और वो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सारे लोग लैब से भाग गए बाहर, और मैं तो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ था। मुझे लगता है 5 सेकंड का अनकॉन्शियस हुआ था। उसके बाद फिर मैं जब बाहर गया तो आई सॉ कि जितने भी लोग हैं वो लोग एक्सट्रीमली पैनिक्ड हैं। मेरा भी एक पैनिक स्टेट था, बट बाकी लोग ज़्यादा पैनिक में थे। तो मुझे काफ़ी वहाँ पे सब लोगों को पहले बेसिकली समझाना पड़ा कि भाई अब जो हो गया, चलो हॉस्पिटल चलना है। तो इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे, सॉरी वगैरह बोल रहा था। मैं बोला बाद में बात करते हैं, पहले तो हॉस्पिटल जाने का इंतज़ाम करो। और मैं 2-3 लोगों को उस समय, जो मेरे दोस्त लोग थे उस कोर्स में, उनको मैं बोला कि साथ में चलो हॉस्पिटल। तो उसमें 3 लोग और आए थे जो गए। एक आदमी वो लाल झंडा दिखा रहा था गाड़ी में ताकि हम लोग मूव करते रहें, और 2 और लोग थे साथ में। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से बात हुआ मेरे। डॉक्टर चेक किया और फिर बोला कि ऑपरेशन करना होगा। और मेरे साथ जो लोग गए थे वो लोग थोड़ा सा हेजिटेंट थे सिग्नेचर करने में, साइन करने का। तो मैं डॉक्टर से जाके सीधे बात किया कि मैं बिल्कुल सेन हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ जो भी, तो अगर सिग्नेचर करना है ऑपरेशन के लिए तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। एंड देन वो लोग आपस में बात की और फिर मैं अपना ऑपरेशन का साइन किया।
और उसके बाद फिर मैं घर पे फ़ोन करके माँ पापा को बोला कि आप लोग आ जाइए। उनको बस बोला कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, आप आइए। उनको ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि पैनिक होते अदरवाइज़। और फिर ऑपरेशन थिएटर गया, ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं कॉन्शियस हुआ तो माँ पापा लोग सब लोग आए हुए थे वहीं पे। तो यही था उस दिन का कहानी। ओके सर, जब ये चीज़ हो गई एंड यू गॉट टू नो कि बैड न्यूज़ कि अब योर वन आई इज गॉन, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड? नहीं, रिकवरी इम्पॉर्टेंट था। सो व्हाट केम टू माय माइंड वाज कि इट कुड हैव बीन वर्स। जो एक्सीडेंट हुआ ऑफ कोर्स अब उसको रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकते हैं, मे बी फ्यूचर में अवॉइड किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन को। मे बी आई हैव टू बी मोर केयरफुल, मे बी आई हैव टू फोरसी थिंग्स बिफोर इट हैपन्स। ज़्यादा केयरफुल रहना है, ज़्यादा समझना है सिचुएशन को, कोशिश करना है आसपास में क्या हो रहा है उसको ज़्यादा समझने का कोशिश किया जाए। तो एक लाइफ लर्निंग है। ओके तो सर उसके बाद कितना टाइम लगा रिकवरी करने में आपको? ऑलमोस्ट 1.5 साल का रिकवरी पीरियड था। और इस 1.5 साल में आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया? सो 1.5 साल मुझे बेड रेस्ट पे रहना था, जिसमें कि हर 3-4 महीने पे एक ऑपरेशन हो रहा था। होपफुली वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता तो फिर अगला ऑपरेशन नहीं होता, बट बिकॉज पिछला ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 3 महीने का रेस्ट, एंड देन 3 महीने बाद फिर दूसरा ऑपरेशन, इस तरह से चल रहा था। और उस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा, जिसमें कि मोस्टली रेस्ट करना था मुझे। तो जब बेड पे ही रहना था तो मैं फिर कुछ पढ़ाई शुरू किया। पहले मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ फिनांस का बुक्स पढ़ा। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस का बुक्स करके फ्रीलांसिंग टाइप का कुछ काम, जैसे वेबसाइट वगैरह बनाने का काम मैं जब बेड पे था उसी समय शुरू कर दिया था। दिस वाज व्हिच ईयर सर? 2000? दिस वाज 2003, एक्चुअली 2004। 2004 में। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने कंप्यूटर्स जो जिसके लिए आप पैशनेट थे, जो कि आपका इंटरेस्ट था, आपने उसके ऊपर वेबसाइट वगैरह का काम शुरू करा। हाँ। एंड देन योर फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब वाज इन इन्फॉर्मेटिका, जो कि एक ETL बेसिकली डाटा रिलेटेड कंपनी है। और उसमें मैं 1 साल जॉब किया। उसके बाद फिर ओरेकल में कुछ 8 महीने रहा, फिर अपनी कंपनी शुरू किया। ओके तो सर इसकी पहले स्टोरी जानते हैं कि आप इन्फॉर्मेटिका में थोड़ा टाइम काम किए, देन कुछ टाइम ओरेकल में काम किए। तो इन दोनों कंपनीज में काम करते करते आपको ये क्यों सूझा कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि कई बार तो बहुत लोग सालों ले लेते हैं कुछ अपना सोचने के पहले। ये कहाँ से आया है ये? मे बी इसका कारण हो सकता है कि जब मैं इसमें आया, सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू किया, तो मेरा लर्निंग जो था वो काफ़ी फास्ट हो रहा था। मतलब सारा टेक्नोलॉजी मेरे लिए नया था और मैं कुछ नया सीखता था और फिर उसको एग्जीक्यूट करता था थोड़े टाइम में। बट ओवर टाइम मुझे लगा कि अगर मैं एक जगह पे रहूँगा, एक ही कंपनी में रहता हूँ अगर, तो थोड़ा सा वहाँ पे मेरे लर्निंग में कंस्ट्रेंट आएगा, क्योंकि एक कंपनी में जो काम होगा बस वही कर सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर अपना काम कुछ शुरू कर सकते, और जिसका कैपेसिटी था मेरे लिए, बिकॉज हम जो भी टेक्नोलॉजी टच कर रहे थे वो मेरे लिए नया था, तो मैं पहले वो टेक्नोलॉजी सीखता था, फिर उस पर काम करता था और फिर उस पर एक्सपर्ट होता था। तो अगर मैं ये काम ओरेकल में कर रहा था, इन्फॉर्मेटिका में कर रहा था, और वही काम अगर मैं अपने किसी स्टार्टअप में करूँगा तो हो सकता है मेरे लिए और कुछ सीखने को मिले, जो कि हुआ भी। जैसे जैसे मैं काम करता गया, हर कुछ महीने पे नया काम लेता था। जो भी काम एक बार मैं सीख लिया वो एक दूसरे टीम को ट्रांसफ़र कर देता था, वो लोग आगे करते थे काम उसको आगे, और मैं कुछ नए टेक्नोलॉजी पे सीखना शुरू करता था। गाइज इसमें मैं सर से बहुत देर बात किया, वो शायद पॉइंट मिस हो गया, बट मैं आपको बताता हूँ। सर से एक चीज़ जो बेहतरीन सीखी वो ये सीखी कि अगर कोई चीज़ रिपीटेटिव हो रही है तो हमें उसको ऑटोमेट करना चाहिए, उसे बार बार नहीं करना चाहिए। एंड सर वॉज वेरी गुड एट दैट, क्योंकि सर जब इन्फॉर्मेटिका में थे और ओरेकल में थे तो सर को एक पर्टिकुलर काम मिला हुआ था कि यार डेली आके आपको ये फाइल्स डाउनलोड करनी है, उसका डेटाबेस बनाना है, फिर उस पर XYZ काम करना है। तो सर ने धीरे धीरे करके उस प्रोसेस को ऐसे ऑटोमेट कर दिया था कि बाय द टाइम सर अपने ऑफिस पहुंचते थे तब तो वो पूरा काम ऑटोमेटिकली हो चुका होता था। सो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क गाइस। तो सर जब ऑफिस पहुंचते सर कहते हैं कि मैं फिर TT खेलने आता था ऑफिस में। दैट वाज द थिंग, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो दिस इज वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम सर वाज कि कोई भी चीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो यार गाइस, और अगर आपको लगता है कोई चीज ऑटोमेट हो सकती है, रेपिटेटिव हो रही है, तो उसे कीजिए, मैनुअल लेबर से बचिए। बिल्कुल सही। उसमें 2005 एक्चुअली 2005 में जब मैं इन्फॉर्मेटिका में था तो
टेस्टिंग टीम में था। वहाँ पे कुछ डाटाबेस हैं जो कि मुझे यूएस डाटा सेंटर से इंडिया लाना होता था, फिर वहाँ पे एक सेटअप क्रिएट करना होता था और उसके बाद फिर वहाँ पे टेस्टिंग होता था। तो 3 स्टेप्स था, धीरे धीरे मैं एक एक करके उनको ऑटोमेट किया। 2-3 महीने में ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया। फिर मेरे पास कोई काम बचा नहीं एक्चुअली, सारा कुछ जो है अपने आप ही हो रहा था ऑटोमेशन से। ओके सर, अब बात करते हैं योर स्टार्टअप की, योर स्टार्टअप जर्नी की। आपने स्टार्टअप जब स्टार्ट करा, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन यू वाज थिंकिंग कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है? बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था उस समय। मैं बस यही सोचा था कि अगर मैं मान लो रिज़ाइन करता हूँ, जॉब छोड़ता हूँ, तो कुछ महीने बिना सैलरी के रह सकता है या नहीं रह सकता। और यही थॉट प्रोसेस के साथ कैलकुलेट किया था। कुछ 8-10 महीने का रनिंग कैश मेरे पास था जिसको कि बिना सैलरी के मैं सर्वाइव कर सकता था। तो यही एक चीज़ सोचा था। उसके बाद फिर लगा कि अगर 6-7 महीने में वर्कआउट नहीं किया तो वापस से जॉब में आ जाएंगे। ओके ग्रेट, तो ये सोच के आपने चैलेंज लिया। हाँ। जिस कंपनी को आपने स्टार्ट किया था उस कंपनी का नाम क्या था सर? कुलीजा टेक्नोलॉजीज। और कितनी इस कंपनी में क्या चीज़ आप कर रहे थे व्हाट कुलीजा टेक्नोलॉजी में? सो कुलीजा टेक्नोलॉजीज में मैं जो रोल लिया था उसको बोल रहे थे चीफ टिंकरर। सो चीफ टिंकरर अगर शिपिंग टर्म्स में देखा जाए तो टिंकरर इज समबडी हु विल जस्ट लुक इनटू प्रॉब्लम, टिंकर हियर एंड देयर एंड फिक्स इट, मेक इट वर्क, राइट? सो मेरा जो टिपिकल प्रोफाइल रहा होगा कुलीजा में मेरे हिसाब से वो ये था कि मैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मान लो डेवलपमेंट मॉड्यूल हो या फिर किसी कस्टमर का, उसको मैं फिक्स करता था। सो आई वाज बेसिकली द गाय हु विल मेक थिंग्स वर्क। Which year did you start कुलीजा सर? दैट वाज 2006। एंड मैंने सुना है कि मुझे जो पता चला है सर, विद इन अ फ्यू इयर्स यू गॉट सम रिवॉर्ड्स अवार्ड्स एज वेल। कैन यू प्लीज नेम दोस फ्यू सर? हाँ, हम लोग कुलीजा जब हम लोग शुरू किए थे 2006 में, तो अगले 3 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 300% ईयर ओवर ईयर ग्रो कर रहे थे। अच्छा, हर साल 300% की ग्रोथ थी? ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली फॉर 3 years वी वर ग्रोइंग एट दैट रेट। और इन 2009 we became the 3rd fastest growing company in the Deloitte list of India. So India में Deloitte वाले top 50 fast growing company का लिस्ट निकालते हैं। We were the 3rd fastest growing company. Okay. और likewise उनका APAC का भी similar award आता है। They create a list of fast growing 500 companies in APAC, जिसमें हम लोग 23rd position पे थे। तो it must have given a sense of satisfaction कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भी हुआ something else has worked out better for me. सर इस सब दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे आपने? हाँ, चैलेंजेस तो हर जगह पे आ रहे थे। बिकॉज आई मीन चैलेंजेस एग्जैक्टली उसको अब बोल सकते हैं, बट उस समय तो हर काम नया था। नया काम को सीखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, जो कुछ भी कर रहे थे। अब जैसे मैं स्टार्ट किया था तो मुझे जावा नहीं आता था। मैं 1-2 दिन में जावा सीखा, काम करना शुरू किया। 1-2 दिन में जावा सीख गए? हाँ। ओके। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम आया था तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा। उसके बाद आर्किटेक्चर करना हुआ तो आर्किटेक्चर को समझा। फिर कुछ इंटीग्रेशंस आए, एपीआई इंटीग्रेशंस वगैरह का काम था। तो हर तरह का काम जो आ रहा था वो एक अलग तरह का काम था, उसको सीखना था, समझना था और फिर एग्जीक्यूट करना था। सो व्हाटएवर चैलेंजेस आर कमिंग, आपने बोला जय माता दी आने दो और चलते चले जाओगे बस। सो कुलीजा सर, जब आप कुलीजा में कितने साल तक बिल्कुल फुल टाइम इन्वॉल्व थे? कुलीजा में करीब 7 साल रहा था मैं, 2013 तक। और तब तक वो कितने लोगों की कंपनी बन चुकी थी? कुलीजा करीब 120-130 लोग 130, जो कि मुंबई बैंगलोर बेस्ड है, राइट सर? फिर आपने वहां पर स्टिल यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, यू स्टार्टेड अनदर कंपनी व्हिच वाज कॉल्ड मिंजर क्लाउड सॉल्यूशंस। इसमें क्या था सर मिंजर क्लाउड सॉल्यूशंस में? मिंजर जो इनिशिएटिव था वो कुलीजा के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। एक दूसरा डिपार्टमेंट बोल सकते हैं उसको। जैसे कुलीजा जो थी वो ऑफशोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कंपनी थी उस समय, और मिंजर क्लाउड मैनेजमेंट में स्पेशलाइज कर रहा था। और 2009-10 के आसपास क्लाउड वाज अ न्यू थिंग। मतलब अभी तो क्लाउड बहुत सुनते हैं, लेकिन 2009 में क्लाउड के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। और हम लोग जब काम शुरू किए थे तो क्लाउड मैनेजमेंट का काम काफ़ी नया था, और हम ही लोग, हमारे जैसे बहुत कम प्लेयर थे मार्केट में जो कि ये काम कर रहे थे। तो 2009 से हम लोग कुलीजा के अंदर ही एक क्लाउड मैनेजमेंट का टीम सेटअप किए थे, और वो क्लाउड मैनेजमेंट करता था, सर्वर्स वगैरह मैनेज करता था कस्टमर का। ये जो टीम था ये काफ़ी फास्ट ग्रो किया कुलीजा के अंदर अगले 4 साल में। तो 2013 में हम लोग
उसको एक दूसरा कंपनी बना के फिर रीलॉन्च किया था। दैट वाज मिंजर। दैट वाज मिंजर। मिंजर में आप कितने टाइम तक फुल्ली एसोसिएटेड हैं? मिंजर में करीब 5 साल रहा था। दैट वाज टिल 2018। 18, हाँ। देन 2018 में सर यू सोल्ड इट ऑफ टू हाँ, मिंजर वाज एक्वायर्ड बाय यूएस कंपनी कॉल्ड न्यूटैनिक्स, और उस समय फिर हम लोग मिंजर से बाहर आए थे। मिंजर से बाहर आए। एंड ऑल दिस टाइम यू आर बेस्ड इन सिंगापुर, एम आई राइट सर? हाँ, मैं 2013 ऑनवर्ड सिंगापुर में था। 2018 के बाद सर टुडे यू आर अ पार्ट ऑफ अविग्ना कंसल्टेंसी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर, एंड ऑल्सो अबाउट योर लेटेस्ट, आई वुड से वो सर इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ अ पर्पस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, जिसके लिए मैं तेरे आपसे बात करते हुए सो पैशन, तो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। तो पहले अविग्ना कंसल्टेंसी के बारे में एंड देन वील टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो अविग्ना मैं सेटअप किया था 2014 में, जो कि मेरी होल्डिंग कंपनी अभी बन गई है। पर्पस था कि जो भी इनिशिएटिव हमारा होगा वो अविग्ना के अंदर रहेगा, ताकि हमारा एक अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन का। तो अविग्ना इज़ जस्ट अ कंपनी विच इज़ होल्डिंग ऑल आवर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस। उसी में अभी ये जैसे हम लोग जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव कर रहे हैं या इंफ्रा गार्ड हो, ये सब अविग्ना का इनिशिएटिव है जो कि हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो सर अब बात करते हैं आपके पर्पस, दैट इज़ एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ दिस ऑल कैन फार्म, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो ऑल कैन फार्म जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली इसको ऐसे समझा जाता है कि एज द नेम सजेस्ट कि जो लोग जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। और इसको बनाने का मेन पर्पस यही था कि मैं जितना भी जगह घूमा पिछले 10 साल में, मैं करीब 15-18 देश घूमा हूँ, जिसमें जहाँ कहीं भी मैं लोगों से बात करता था वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर रहता था कि कभी ना कभी वो लोग फार्मिंग करेंगे। जो उनका इंटरेस्ट है फार्मिंग में, वो फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ तरह का फार्मिंग करेंगे, आइदर रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो उनका कोई गोल्स है वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद वो फार्मिंग करेंगे। तो मैं जो ये ऑल कैन फार्म प्लेटफॉर्म शुरू किया हूँ, इसका पर्पस यही है कि वो लोग जो जिनको इंटरेस्ट है फार्मिंग में, बट वो लोग कोई और काम में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं पे बैंकिंग में हैं, कहीं आईटी में काम कर रहे होंगे, या शिपिंग में हो, या कहीं भी किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो डायरेक्टली किसी न किसी किसान के साथ काम करके फार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसका बिहाइंड द सीन एक कहानी ये भी है कि जैसे मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे दुनिया बिल्कुल अलग है, और मैं वहाँ से निकल के काफ़ी सारे बड़े शहरों में दुनिया में देखा। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, यूएस में रहा, सिंगापुर में रहा, और छोटे छोटे पीरियड में मैं कुछ समय यूरोप में रहा, कुछ और भी आसियान के देश में भी घूमा। उन सारे जगह पे दुनिया अलग है, और दोनों ही बिल्कुल स्टैंड अलोन है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल। जो प्रोड्यूस गांव में होता है वो प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या यूएस पहुंचते पहुंचते उसका बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है। कंज्यूमर उसको वहाँ ख़रीदते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं उस प्राइस का बेनिफिट किसान को नहीं मिलता। तो ऑल कैन फार्म प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग अगर कंज्यूमर को डायरेक्टली किसान से कनेक्ट करा पाते हैं, तो एक तो जो कंज्यूमर है वो किसान के लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, और दूसरा उनको डायरेक्टली खेत से जो भी फूड प्रोड्यूस चाहिए वो वहीं से उनको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो खाना बहुत अनटच्ड काइंड ऑफ रहेगा। जो रॉ मटेरियल्स खाने में यूज़ हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग का स्कोप बचता नहीं है, क्योंकि किसान डायरेक्टली पहुंचा रहा है। अगर यही चीज़ जो अभी के इकोसिस्टम में अगर देखा जाए, तो आप देखिए कि कोई भी सामान आप ख़रीदते हैं मार्केट से, उसका प्रोसेसिंग इतना हो चुका रहता है कि उसमें हार्डली कुछ बचता है। आइदर प्रोसेसिंग, नहीं तो प्रिजर्वेटिव, सब कुछ आप जो दुकान से खाना खरीद रहे हैं उसमें रहता है। लेकिन अगर आप किसान से वही चीज़ खरीदें तो उसमें आपको प्योरिटी का गारंटी रहेगा। मतलब मैं वही जो एग्जांपल आपको दे रहा था कि बचपन में हम लोग को जब गेहूँ पिसाने के लिए भेजा जाता था, तो उसमें जो बोला जाता था ध्यान रखने कि भाई वो कहीं गेहूं में जौ नहीं मिला दे या कहीं कुछ और चीज़ ना मिला दे। वो मिलावट अभी के पर्सपेक्टिव में इमटेरियल हो चुका है, क्योंकि अब प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं कि कि अभी का जो मिलावट है वो प्रिजर्वेटिव्स और अलग अलग तरह का केमिकल, ताकि उसका हैंडलिंग टाइम ज़्यादा मिल सके कंपनीज को, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स या फिर जो भी मिलाते हैं
सो बेसिकली सर जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ गॉट टेक्नोलॉजी, विच इज़ गॉट अ पर्पस, फार्मर्स के लिए, जो लोग फार्मर्स के लिए करना चाहते हैं और जो लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं उसके लिए, राइट हाँ। सर? अभी किस स्टेज पे पहुंचे, अभी कितना टाइम और लगेगा इसको पूरा डेवलप होने में? सो प्रोडक्ट तो हमारा आ गया मार्केट प्लेस पे अभी। दोनों ही प्रोडक्ट, जो ऑल कैन फार्म है जो कि सोशल प्लेटफॉर्म है, और माटी एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दोनों ही आ चुका है मार्केट में। बट मुझे थोड़ा सा और उस पर हो सकता है 3-4 महीने और लगें उसको इम्प्रूव करने में। उसके बाद उसको थोड़ा सा मार्केट किया जा सकता है। और इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोड्यूस हमारे पास अभी दूध का काफ़ी अच्छा सेटअप हो चुका है। हमारे पास तेल का सेटअप रेडी है, सरसों तेल का। हमारे पास स्पाइसेस का काफ़ी बढ़िया सेटअप है, जिसमें धनिया आता है, हल्दी आता है, जीरा, ये सब का सोर्सिंग हमारे पास है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं लाइसेंसेस का। तो अभी हम फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं। इन सब हर प्रोड्यूस के लिए अलग अलग लेना है, तो उसका अभी हम लोग प्रोसेस में चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला साल काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा हमारे लिए, और हर प्रोडक्ट का हैंडलिंग का कैपेसिटी हम लोग बिल्ड कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। और मोस्ट लाइकली 2023 में आप ऑल कैन फार्म और माटी का जो सेटअप है उसको कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देख हाँ। पाएंगे और बढ़िया होते हुए देख पाएंगे। हाँ, for the मार्केट में society. उतर जाएगा ये। सर सर आई हैव गॉट 2 लर्निंग लेसन्स। जो मैंने पहला सीखा ये कि जब आपकी इंजरी हुई तब भी आपके दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ है कि इट कुड हैव बीन वर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन द वर्स्ट सिचुएशन दैट यू कुड हैव फेस्ड। सेकेंड थिंग इज कि अगर कोई चीज़ ऑटोमेट हो सकती है, अगर रेपिटेटिव है तो उसे ऑटोमेट कर देना चाहिए। नाउ सर आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड। आप सीधा बिल्कुल ऑन द स्पॉट आंसर दीजिएगा सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज दैट वन क्वालिटी दैट यू फील any individual who wants to become successful in life in whatsoever he does should have? प्रॉब्लम सॉल्विंग। Problem solving. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। बेसिकली वो एक स्किल है जो कि सारे लोगों में होना चाहिए, बट बहुत बहुत मिसिंग है वर्ल्ड वाइड। Okay. मतलब लोग प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसलिए वो उसी चक्कर में फंस जाते vicious हैं कि उनको एग्जैक्ट, मतलब वो एक जगह पे कुछ इश्यूज उनको समझ में आता है, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस कारण से वो गलत जगह पे फोकस किए रहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन स्किल इफ़ समबडी हैज़, देन डोमेन बिकम्स इररेलेवेंट। आप शिपिंग में हो, आईटी में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, फार्मा में हो, कहीं भी रहें, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो सारे इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल रहेंगे। एंड दैट मेक्स क्वाइट अ बिग सेंस है, बिकॉज मैं कितनी बार देखता हूँ, मैं अपने आप को अपने विशियस सर्कल में देखता हूँ, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करता, रूट कॉज में नहीं जाता हूँ और उसी में घूमता रह जाता हूँ। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, एंड द प्रोसेस जस्ट टेक्स अ टॉय, मतलब टेक्स इट ऑन मी, मतलब बहुत परेशान हो जाता हूँ कई बार मैं। एंड दैट्स अ पॉइंट वेल टेकन सर। आई विश यू ऑल द लक फॉर योर नेक्स्ट वेंचर, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई होप योर स्टोरी जर्नी इंस्पायर्स ऑल दोज इंजीनियर्स आउट देयर, जो कि जिनको लगता है कि उनका पर्पस लाइफ में शायद दे कैन बिकम अ गुड entrepreneur or they can become something else apart from getting into maritime fraternity. उनको लगता है कुछ अलग कर सकते हैं, इसके लिए वो अच्छे बने हैं। तो just go ahead, start with your dreams, move ahead. ज़रूरी नहीं आपने जो चीज़ करी है वही चीज़ में आपको टिके रहना है। This is my advice. Start early, fail early, learn early, grow up early, move ahead early. Am I right, sir? Yeah. Absolutely. Thank you, sir. Thank you Thank very you. much. Jai Mata.